इस चैप्टर में बेसिकली आपको यूं समझो कि पूरे बायोलॉजी का बेस हम आपको दे देंगे। पूरे बायोलॉजी में इस चैप्टर का यूज आएगा डायरेक्टली। 9th में हम लोग पढ़े थे तो उसके बाद अभी तक यूज आ ही रहा है, अभी भी आएगा। ठीक है, आपको सिर्फ 2 बात का ध्यान रखना है इस चैप्टर को पढ़ते हो। पहला बात, इस चैप्टर से नीट में 4 क्वेश्चन हर साल आ रहा है। और हम याद होगा एक दिन आप लोग को बताए थे अच्छे से कि हर एक चैप्टर का कितना महत्व है, याद है ना? और खासकर वैसा कोई चैप्टर जिसमें 4-4 क्वेश्चन आता हो। ठीक है, तो यू कैन नॉट इग्नोर दिस चैप्टर। इस चैप्टर पे तो कमांड होना ही पड़ेगा। पहला चैप्टर भूल भी गया तो चलेगा, क्योंकि उससे सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन आता। नॉर्मली 1 क्वेश्चन तो आता ही है। दिन अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा तब 2 क्वेश्चन, बट इस चैप्टर से दिन खराब रहा तब भी 3 क्वेश्चन तो आएगा ही। खराब रहा तो भी नॉर्मली 4 क्वेश्चन, और अच्छा रहा तो 6 क्वेश्चन तक भी आता है। 6 से 7 क्वेश्चन, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें पूरा कमांड होना चाहिए, कुछ भी मिस किए तो गए। तीसरा बात, ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ सकता है। मतलब एनसीईआरटी के बाहर कई बार घूम जाता है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में इस बात का भी खास ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के बाहर वाला चीज ना छूटे। मतलब एनसीईआरटी के बाहर बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी के अंदर वाला। सर सेकंड चैप्टर तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। हाँ ठीक है, बट फिर भी मैं सेल पढ़ा रहा हूँ। सर कौन सा चैप्टर? सेल चैप्टर अच्छा, नंबर चैप्टर 8। चैप्टर 8 है। तो समझ गए सब लोग अच्छे से इस बारे में? ये 4 से 6 क्वेश्चन का एरिया है। किसके लिए? नीट के लिए। नीट। सबसे पहले सेल देखे कौन थे? हु सॉ द फर्स्ट सेल? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। कॉर्क में डेड कॉर्क सेल। हाँ, डेड सेल को ये देखे थे किसमें? तो कॉर्क में। कॉर्क स्टेम का एक पार्ट होता है। एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग एनाटॉमी, 5वां 6ठा चैप्टर है, तो उसमें वहां पे हम लोग जानेंगे कॉर्क किसको बोलते हैं। ठीक है, तो कॉर्क होता है। एक और बात यहाँ पे ये जानना है कि ये जो डेड सेल वो देखे थे, you saw this dead cell by his self-designed microscope. self-designed माइक्रोस्कोप से देखे थे। किससे? सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। खुद का बनाया। तो फर्स्ट लिविंग सेल कौन देखे थे? फर्स्ट डेड सेल तो ये देखे थे, हाँ, एंटोन वॉन लियोनहुक। इसके दादा, इनके दादा। एंटोन वॉन लियोनहुक देखे थे। और ये हम जहां तक याद आ रहा है, एग्जैक्टली तो श्योर नहीं है, बट ये पहली बार जिसको देखे थे वो था स्पर्म। ठीक है, स्पर्म सेल को सबसे पहली बार देखे थे। चलिए, ये भी हो गया। पहली बार न्यूक्लियस कौन देखे थे? कौन देखे थे? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक जो सेल देखे, उसका जो भी स्ट्रक्चर देखे, उसका नाम सेल इसलिए दिए थे ना, क्योंकि जब वो देखे थे तो ही सॉ हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर देखे? हनी कॉम्प्लेक्स। हनी कॉम। का छत्ता। देखो कुछ ऐसा होता था हनी का कॉम। हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। और वो इस तरह का ही सेल देखे थे। जब वो सेल पहली बार देखे तो उनको कुछ ऐसा ही दिखा। और चूंकि हनी कॉम्ब को भी सेल बोलते हैं, इसीलिए इसको भी वो क्या बोले, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो देखो उसका नाम क्या दिए वो, सेल। ये अलग बात है कि वो डेड था। ठीक है, ये अलग बात है कि वो डेड था। नेक्स्ट कम्स द सेल थ्योरी। कौन दिए थे सेल थ्योरी? इतना लिख लिए? नो सर, 1 मिनट। लिखो लिखो लिखो, आराम से लिखो।
हो गया सर। हो गया इतना? नहीं नहीं नहीं। अच्छा लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। हो गया? यस। ठीक। इतना सब बात हो जाने के बाद एक सवाल तो ये भी उठता ही है ना कि आखिर सेल क्या है, व्हाट इज सेल। तो यहाँ पे एक लाइन जानना बहुत जरूरी है, एनीथिंग लेस देन अ सेल does not has its independent existence। कुछ भी जो सेल से कम हो वो इंडिपेंडेंटली जिंदा नहीं रह सकता। मतलब ये कि अगर ये मेरा कोई एक सेल है तो इस सेल के अंदर भी बहुत सारा चीज है, एक न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अलावा कुछ राइबोसोम्स होगा, माइटोकॉन्ड्रियाज होगा, वैक्यूल्स होगा, प्लास्टिड्स होगा। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारा स्ट्रक्चर होगा हमारा। तो कहने का मतलब है कि लिविंग तो ये स्ट्रक्चर्स भी है, दीज आर आल्सो लिविंग। बट अगर हम इसको इस सेल से बाहर निकाल देना, इफ टेकन आउटसाइड, इफ दीज आर टेकन आउटसाइड, अगर आप इसको बाहर निकाल देते हो, देन इट विल नॉट एग्जिस्ट, देन इट विल नॉट एग्जिस्ट, तब इसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, मतलब लिविंग है लेकिन अगर आप उसको सेल से बाहर निकाल दो, दैट विल नॉट एग्जिस्ट, लिविंग स्टेट में नहीं रह पाएगा, एग्जिस्ट इन लिविंग स्टेट कर लो। ऐसा इतना लेट से क्यों आई? फिर मैसेज अभी देखा था। अब भी हम्म। इतना पहले तेरे पास मैसेज पहुंच गया था? फिर वो लगा कि 3:30 से एक पास। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। इस पॉइंट को समझ लिए, एनीथिंग लेस देन अ सेल डज नॉट हैज इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अभी सिर्फ 4-5 लाइन ही हुआ है तो 4-5 लाइन छोड़कर तुम भी लिख सकती हो, ठीक है। ओके सर। चलिए सेल के बारे में 2-3 बात और। पहला बात, सेल को डिस्क्राइब करते हैं, इट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लिखिए, इट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। पॉइंट में पहला पॉइंट, इट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सेल के पास है बट उससे नीचे कुछ भी होगा तो उसके पास नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट, it can perform essential functions of life, it can perform all essential functions of life। ये लाइफ का सारा एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और एक नहीं, सारा, इसीलिए इसको बोलते हैं, सो इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हो गया?
सब लोग लिख लिए? Yes, sir. Yes. Next is cell theory. Jali heading, cell theory. कौन दिए थे सेल थ्योरी? Theodore Sladen and Swan. Swan. स्लेडन एंड स्वान, वेरी गुड. जो दिए थे उनका नाम है, सबसे पहले एक बॉटनिस्ट थे, उनका नाम था स्लेडन, एंड एक जूलॉजिस्ट थे. स्लीडन क्या बोले कि ऑल प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल. स्वान बोले ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल. यही दोनों मिलकर किए थे. चलिए, तो एक स्लीडन थे और एक स्वान थे, दोनों मिलकर सेल थ्योरी दिए थे. ये पहले बोल दिए थे, ये 1838 में बताए थे, 1838, और ये कब बताए थे? 1839 में. स्लीडन क्या बोले कि ऑल प्लांट्स आर फॉर्म्ड ऑफ वन और मोर सेल्स. ऑल प्लांट्स आर फॉर्म्ड ऑफ वन और मेनी सेल्स. ठीक है. और स्वान भी यही बात बोले, ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स. जब दोनों ये बात बोले तो दोनों को लगा कि नहीं, हमको साथ साथ मिलके कुछ काम करना चाहिए. ठीक है. और ये अपने बात में चीज और ऐड किए थे, बोले कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, हैव न्यूक्लियस एंड आर enclosed. enclosed मतलब outer boundary. are enclosed by cell membrane instead of cell wall as in case of plant. ठीक है. बिल्कुल साफ साफ बोले कि स्वान कि देखिए, हर एनिमल भी सेल से बना हुआ है, उस सेल में न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन खास बात यह है कि उसका जो आउटर मेम्ब्रेन होगा, आउटर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियाई. वापस बोलो. सर न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई? सेम ही बात है. न्यूक्लियस बोल रहे हैं तो सिंगुलर, न्यूक्लियाई बोल रहे हैं तो प्लूरल, मतलब एक से अधिक न्यूक्लियस भी हो सकता है. तुम न्यूक्लियस ही लिखो, अभी न्यूक्लियाई मत करो. हो गया. तो बोले कि वो सब इनक्लोज्ड है सेल मेम्ब्रेन से इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, जैसा कि प्लांट्स में होता है. एकदम साफ साफ शब्दों में बोल दिए कि भाई एनिमल का बॉडी भी सेल से ही बना होता है, लेकिन उसका आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होता है वो सेल वॉल के बजाय सेल मेम्ब्रेन होता है. ठीक है. ये दोनों मिलके एक सेल थ्योरी बनाकर सामने लाए, और सेल थ्योरी था, अब लिख रहे हैं सेल थ्योरी जो है वो एक्चुअल. पहला पॉइंट, All living organisms are made up of cell. organisms are composed of cells and their products. ठीक है. दूसरा कोई बताओ. Cell is the structure and life. बिल्कुल. और तीसरा all cell arises from the pre one.
नहीं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो स्लीडन एंड स्वॉन सेल थ्योरी दिए थे उसमें उन्होंने बताया कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं एंड सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये दो बात उन्होंने बताया। बट इनके सेल थ्योरी का एक ड्रॉबैक था। क्या था? सहजता तो गांव गए भैया, वो क्लास नहीं कर पा रही, बट अगर वो होती तो लोगों को नाइट में पढ़ाए थे, वो बताती। अफीफा क्लास क्यों नहीं कर रही है? मुझसे बात हुआ है ना तुम्हारा? Yes, क्या बोल रहा है? अरे अफीफा क्यों नहीं क्लास कर रही? सर अभी रमजान चल रहा था तो बीच में उसका मिस हो गया था क्लास, और फिर टेस्ट वगैरह था तो रात में ये शब कदर होता था तो लेट से सोती थी, मे बी इसी वजह से। अच्छा, कोई बात, चलो ठीक है। 1 मिनट से कम समय है, आप लोग पहले तो जितना लिखा हुआ उतना लिख लीजिए, हम लोग दोबारा जुड़ेंगे फिर से कंप्लीट करेंगे। लिख लियो सब लोग इतना। यस सर।